आपको एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। किस चैप्टर की बात करेंगे? थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। और थर्ड चैप्टर जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद रखिए, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैक्सिमम मार्क्स आपके 7 मार्क्स का रहता है, याद रखिएगा। अब इसमें एमसीक्यू अलग है, आपका केस स्टडी भी अलग होगा और आपका असर्शन रीजन भी अलग अलग होता है, और जो आपके सब्जेक्टिव होते हैं वो अलग है। सीबीएसई में एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन रीजन, इसके भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या कंसेप्ट है, क्या है, कैसे है, सब एक एक चीज के बारे में हम बताते चलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला जो कंसेप्ट आता है गाइस, वो होता है हमारा करंट कैरियर। कौन सा हो जाएगा? करंट कैरियर। करंट कैरियर इन द सेंस जो करंट को कैरी करता है, ठीक है, जो करंट को कैरी करता है उसे हमने क्या नाम देना है? करंट कैरियर। बट कैरी करता है तो इसका नाम भी होगा, तो अलग अलग जगहों पे इस करंट कैरियर का नाम भी क्या होता है? अलग अलग। तो जगह कौन कौन से हैं? तो देखिए एग्जांपल में हम बात करें तो सॉलिड में इसका नाम अलग है, लिक्विड में इसका नाम क्या है? अलग है, और गैस में इसका नाम क्या है? करंट कैरियर मींस जो करंट को कैरी करता है। द चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट कैरियर। बट ये करंट कैरियर अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे बात हम सॉलिड की करें तो सॉलिड के केस में करंट कैरियर का नाम अलग हो जाता है। जैसे सॉलिड फर्दर क्लासिफाइड होता है केमिस्ट्री के हिसाब से एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। लेकिन फिजिक्स में सॉलिड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और पहला होता है हमारा कंडक्टर, और दूसरा होता है कौन सा? इंसुलेटर, और तीसरा होता है कौन सा हमारा? सेमीकंडक्टर। क्लियर है? पहला हो जाएगा कंडक्टर, देन इंसुलेटर, देन सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में इन करंट कैरियर का नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाएंगे कंडक्टर। कंडक्टर में करंट कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? और ये भी याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ह्यूज अमाउंट में होते हैं। क्लियर है? अब वैसे बात करें इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में तो करंट ही फ्लो नहीं करता, तो करंट कैरियर का हम कल्पना ही नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे? नो करंट कैरियर। ठीक है? और सेमीकंडक्टर में इनका नाम इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हो जाता है। क्या हो जाता है? होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल्स का मतलब क्या होता है? सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना है। तो हमने समझा करंट कैरियर इसमें, इसमें और इसमें। इस केस में ये खुद ही 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, और इन 3 में कंडक्टर में इनको फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा, इंसुलेटर में कोई करंट कैरियर नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। होल्स का मतलब होता है गाइस सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिस कहां पे चार्ज क्या हो जाए? पॉजिटिव। क्योंकि जहां से चार्ज इलेक्ट्रॉन हट जाता है वहां पर साइन पॉजिटिव होगा, और जहां पे जाता है वहां साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा। तो होल्स को हम क्या बोलेंगे? सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिक्विड में आए तो यहाँ आयन के नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से? आयंस के नाम से जाने जाएंगे। पहला पॉजिटिव आयंस और दूसरा हमारा कौन सा? गैस में आ जाए तो इसमें पॉजिटिव आयन के नाम से जाने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव कौन सा? आयंस, एंड इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सीधा सा सवाल है कि करंट कैरियर का मतलब हो गया जो करंट को कैरी करे। सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे सॉलिड में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर में कोई नहीं, और सेमीकंडक्टर में इसको इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाता है? होल्स। लिक्विड में आयंस जाने जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और गैस में आपके पॉजिटिव आयंस एंड देन कौन सा? इलेक्ट्रॉन। आपने कहा करंट को जो कैरी करे, तो ये करंट क्या है? क्लियर है? तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म कौन सा? करंट की, कि करंट के बारे में हम क्या जानते हैं। तो पहला चीज, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिए, करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। और आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, I इज इक्वल टू क्यू आई। मान लीजिए कि एक सरफेस है, इसके सरफेस से क्रॉस सेक्शन से बहुत सारे क्या हो रहे हैं? चार्ज पास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर चार्ज बाई में कितना? टाइम। चार्ज बाई कितना?
टाइम का रेशियो हमारे पास क्या कहलाता है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड कॉल्ड क्या? करंट। तो Q by T। लेकिन आपको इतना पता है पहले चैप्टर में कि चार्ज तो क्वांटाइज्ड होता है, मींस Q का फॉर्मूला हम प्लस माइनस क्या पढ़े हैं, ये फॉर्मूला हम यहां रखते हैं तो बाबू यह Ne बाई में क्या हो जाता है? तो एक फॉर्मूला हो गया I is equal to Ne बाई, जहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और T क्या है? टाइम। यहां तक बातें समझ में आ रही? यदि क्वेश्चन आपसे कहता है कि डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बात जब हम डिस्चार्ज ट्यूब की करें, किसकी बात करें, तब उसमें करंट बताएं, तो करंट का फॉर्मूला Q by T, Q is equal to Ne by T। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर केस में आ गया। अब मल्टीप्लाई बाय किससे बाबू? E से, और डिवाइड बाय क्या? T। तो डिस्चार्ज ट्यूब में करंट का वैल्यू क्या होता है? ये कई दफा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी हाइड्रोजन एटम में या एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो आप बताइए वहां पर करंट कितना होगा? तो सीधा सा सवाल है कि फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड क्या बाबू? न्यूक्लियस की बात करें, अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहा है, तो सीधा सा सवाल है करंट का फॉर्मूला Ne by T पढ़ा आपने, और आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यही फॉर्मूला I by क्या हो जाएगा? और जब ये I by E by T हो जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 by 2 को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो I is equal to कितना? न्यू हो जाएगा। I is equal to क्या हो जाएगा? E into न्यू, where न्यू is what? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट 1 चक्कर कर लेता है, कंप्लीट क्या कर ले? 1 रिवॉल्यूशन कर ले, तो उसमें जो उसके द्वारा टाइम लगा है दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और उसका उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और आई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? E into न्यू। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको चाहे तो हम फर्दर इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, क्या करके, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस बाय कितना? टाइम। तो स्पीड को हम भी कहें, डिस्टेंस को डिस्टेंस, यहाँ टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस, उसका लेंथ, और लेंथ का मतलब उसका सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 pi r, और यहाँ पे न्यू क्या लिख देंगे? न्यू, और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये भी है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? भी, स्पीड तो भी है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 pi r by v। तो जैसा कि आपने कहा कि I का वैल्यू कितना होता है? E by T, तो I का फॉर्मूला यही वाला E by v, T का वैल्यू कितना? 2 pi r by में कितना? इसको और ऊपर लेकर के जाएंगे तो EV by में कितना हो जाएगा? तो बाबू ये फॉर्मूला कई बार आपके पेपर में रिपीट किया है, EV by में कितना? 2 pi r। तो जब करंट या जब कोई इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वहां पर करंट आपसे पूछता है, तो उस करंट का फार्मूला I is equal to E न्यू इज फ्रीक्वेंसी, या I is equal to EV by में क्या? प्रोसेस याद रखने की अब जरूरत नहीं है सीबीएसई के बच्चों के लिए, आप फार्मूला याद रखें। I is equal to EV by में कितना? 2 pi r, I is equal to Ne by T, I is equal to Ne plus NC by में कितना? T। तो these are the formula for किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले इतना थोड़ा सा लिखिए। तो देखा आपने I का वैल्यू हमारे पास Q by T हो गया, Q को हमने Ne by T लिखा, इसी को हमने E न्यू लिखा, इसी को हमने EV by में 2 pi r। ये सब किसका वैल्यू? करंट का। इसी को हमने Ne plus NH into में E by में क्या लिखा? समझ में आ रहा है? इसी को हमने I is equal to Q by T, Ne by T, EV by 2 pi r, NENS by में T into में E। अब सवाल ये है कि जिस तरह का डेटा दिया होगा उसके हिसाब से हर फॉर्मूले को हम इंप्लीमेंट करेंगे, है हालांकि किसका फॉर्मूला? I का। अब इसी में करंट का कंसेप्ट दो हिस्सों में, एक इंस्टेंटेनियस करंट और एक एवरेज करंट पर क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो देखिए I is equal to फॉर्मूला हम लिखते हैं जैसे Q by T, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो dQ by dt भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला हम कब इंप्लीमेंट करेंगे? जब आपसे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा,
जब आपसे क्वेश्चन में चार्ज का वैल्यू पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, चार्ज का वैल्यू पूछ रहा हो, और उसमें करंट का वैल्यू दिया हो किसके फॉर्मेट में, इक्वेशन के फॉर्मेट में, और वह इक्वेशन टी के टर्म में दिया, किसके टर्म में दिया, तब वहां पर आपको चार्ज निकालना है तो सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए ऐसे केसेस में लिमिट जरूर गिवन होता है, 0 to 5 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड वगैरह वगैरह। तब ऐसे केस में चार्ज को निकालने का कंसेप्ट ये होता है कि I is equal to dq by dt, so dq is equal to कितना, I dt, d को रिमूव करना है, so integrate both side I dt, yes no, यहां पर आप लगा सकते हैं t1 और कौन सा, dq का इंटीग्रेशन q हो जाता है, so t1 से t2 तक I डॉट में क्या हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम तब इंप्लीमेंट करते हैं चार्ज का जब आपके क्वेश्चन में करंट का वैल्यू गिवन हो, इसका वैल्यू गिवन हो, करंट का वैल्यू गिवन हो और करंट इक्वेशन के फॉर्मेट में हो और आपका इक्वेशन t के टर्म में हो, तब इसका हम रिजल्ट यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लंबा चौड़ा भाषण लिखा है और उसमें एक जगह लिख दिया कि करंट का वैल्यू दे रखा है 5t² + 60, 5t² + 60, गिवन टाइम इंटरवल दे दिया 2 सेकंड से t = 0 सेकंड से t = कितना, 2 सेकंड। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बाबू, चार्ज। तो वहां पे डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, और q = इंटीग्रेशन t1 से कहां तक, t1 है हमारा 0 और ये क्या है बाबू, I लिखा है, I का वैल्यू देखो इक्वेशन के फॉर्मेट में है कि नहीं, 5t² 60 डॉट में कितना dt। इंटीग्रेशन यदि हमें आता है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 5 को बाहर निकाला और t² dt + 6 डॉट में t डॉट में क्या dt, और 0 से कहां 2 तक, 0 से कहां 2 तक, तो 5 ये हो जाएगा, t² है पावर 3/3 हो जाएगा, 0 से 2 तक, 6 बाहर, t²/2, 0 से कहां तक 2। इंटीग्रेशन जिसको आता होगा समझ में आएगा। भाई साहब इसको सॉल्व करें तो 5t की जगह पर एक बार अपर लिमिट मतलब कि 2 का पावर 3 मतलब 8/3 माइनस का 0 अब प्लस 6 इनटू में 2 2 जा 4/2 माइनस 0, ये कट जाएगा, 2 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और 8 8 5 जा 40, बाई में कितना 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 + 36 बटा में 3 मतलब कितना 76 बाई में कितना 3, दिस इज द आंसर। चलिए आप चार्ज निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या लगा दीजिए, करना कुछ नहीं है, जानना ये नहीं है, जानना ये है। कब, चार्ज निकालते वक्त खास करके हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, I = dq by कितना, ऐसा समझ में आपको आ रहा हो, क्लियर। तो जब इस तरह की बात करें तो करंट में हम ऐसा कंसेप्ट। अब सवाल ये आता है करंट होता कितने तरह का है, तो देखिए इस चैप्टर में फाइनली हमको 3 चीजें पढ़नी है। एक स्टेडी डायरेक्ट करंट, कौन सा बाबू, स्टेडी डायरेक्ट करंट, एक स्टेडी डायरेक्ट करंट, और एक टाइम वेरिंग या वेरिएबल डायरेक्ट करंट, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा बाबू। तो स्टेडी डायरेक्ट करंट में कंसेप्ट देखिएगा ऐसे होता है, इधर टाइम होता है, इधर टाइम हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा करंट। इनके बीच का जो ग्राफ होता है वो क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। वो क्या कहलाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और ऐसा हो, ध्यान से देखिएगा, ऐसा हो, है ना, एक ऐसे चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, मैग्नीट्यूड चेंज टाइम के साथ हो रहा है, बट पोलैरिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इसमें इसी में है तो इसी में रहेगा, नीचे जाएगा नहीं। तो दोज करेंट whose magnitude changes but polarity remains constant called कौन सा, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिंग करंट आपने ऐसा देखा होगा साइन फंक्शन वगैरह, समझ में आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है बट पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिक। पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिक का मतलब पहले पॉजिटिव देन फिर क्या, फिर कौन सा, फिर नेगेटिव। तो नीचे वाला ट्रफ होता है, ऊपर वाला क्रेस्ट होता है, उल्टा नहीं बोल दिए, ये क्रेस्ट हो गया, ये कौन सा हो गया ट्रफ, ये क्रेस्ट हो गया, ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, इस तरह का कंसेप्ट हो तो इसको बोलते हैं रिवर्स पीरियोडिक। तो अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ, और रिवर्स पीरियोडिक जिसकी पोलैरिटी होगी वो रिवर्स क्या होगी, पीरियोडिक होगी। इसे हम बोले कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा अल्टरनेटिंग करंट। और ये कौन सा हो जाएगा, वेरिएबल डायरेक्ट करंट, और ये हो जाएगा स्टेडी डायरेक्ट करंट। इसका कंसेप्ट हो गया
टाइप्स ऑफ करंट, एक बार इसे भी देख लीजिए। आपने पढ़ लिया, करंट पढ़ा, करंट कार्य पढ़ा, ये सब जानने के बाद अब आता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी बात करेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कंसेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? पहली चीज कि वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वीडी से। कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको जानने से पहले हम पहले जान लें कि किसी कंडक्टर में ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में, ड्यू टू सराउंडिंग टेम्परेचर, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन 10⁵ से लेके 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं। इट मींस यदि ये आयरन है तो इस आयरन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी उनकी स्पीड कितनी होगी? वो ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर, मींस सराउंडिंग जो टेम्परेचर है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से भागते हैं। तो आपका सवाल ये कि जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो करंट लगना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वहां पे। इसलिए नहीं लगते क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट में है। जब वो भागते हैं तो उनका जो मोशन होता है वो रैंडमली होता है, मतलब यूं कह सकते हैं जिगजैग होता है। कैसा होता है? वो मोशन करते हैं कौन सा? जिगजैग मोशन। और जब वो बात बाबू जिगजैग मोशन की हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, मोशन कैसा हो जाए? जिगजैग मोशन हो जाए। कौन सा मोशन? तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला यहाँ, सपोज टकरा के इधर भी तो आ सकता है, तो जब कोलाइड होता है तो बैक आएगा, तो वहां पर इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कट कूट करके रिजल्ट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। u1 + u2 जो भी है डिवाइड बाय n इज इक्वल टू हाउ मच? सो देयर एवरेज वेलोसिटी इज 0, इसलिए हमको करंट लगता नहीं है। तो इनका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0। अब वही जब हम इन्हीं कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर दें, किससे कनेक्ट कर दें, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और करंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा। अब उस दौरान अभी तो फिलहाल जिगजैग मोशन, इधर उधर करंट इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं चारों तरफ, किसी का भी कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और उनका सेम डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट किधर होता है? अपोजिट होता है। उस दौरान उस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होती है व्हिच इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉल्ड कौन सा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब कि जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई आप किसी कंडक्टर को दोगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जो रैंडमली बिहेव कर रहे थे वैसा ना करके एक सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और वो सेम डायरेक्शन में अलाइन तो होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। उस दौरान उन इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं? वीडी से। आफ्टर डेरिवेशन वी गेट E(E2) बाई में कितना? m। E(E2) बाई कितना? अब सवाल ये आता है कि 2 का मतलब, तो 2 को यहां बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। याद रखिएगा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है गाइस? तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां टकराता है, फिर टकराता है, तो उस दौरान जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। E applied electric field, charge on electron, charge on mass. Mass of an electron, that is 9.11 10⁻³ 31 kg. So this is called what? Drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? तो इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉल्ड कौन सा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उन इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट कैसी होती है? अपोजिट होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या याद रखना है? E(E2) बाई में कितना? m। समझ में आ रहा है? ये किसका काम हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि ये सब कांस्टेंट हो जाए तो Vd प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? E के। Vd किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? E के। ये बात याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आ जाता है एक कौन सा? मोबिलिटी। क्या जाता है? मोबिलिटी। मोबिलिटी आता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बराबर। किसके बराबर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बराबर। कौन? मोबिलिटी।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट तो आप मीटर पर सेकंड लिखोगे, इसका भी यूनिट आप मीटर पर सेकंड लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखोगे न्यूटन पर क्या, कूलम। तो इसको लिख सकते हैं मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकंड। समझ में आ रहा है? ये किसका है, मोबिलिटी का। इसी में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, जी। करंट बाई में कितना होता है, एरिया। करंट बाई में कितना, एरिया। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, और ये होता है करंट बाई में एरिया, मतलब इसका फॉर यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर क्या बाबू, मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला एल, इसका क्या हो जाएगा, एरिया है ना, तो L2 हो जाएगा, और ये क्या है, एरिया नहीं, एम्पियर है, तो ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, L2। तो ये हो जाएगा L माइनस 2, और साथ में कितना, ए। करंट डेंसिटी का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे इन्हीं के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फॉर्मूला होता है AME, साथ में कितना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर यदि इन सबको हम कांस्टेंट कर दें तो I प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, VD। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, I इज इक्वल टू AME VD। इसी फॉर्मूले को फर्दर हम प्रोसीड करें तो I इज इक्वल टू AME, अब VD का वैल्यू होता है E2 बाई में कितना, M। आप लिख सकते हैं ANE स्क्वायर E2 बाई में कितना, M। ये भी किसका फॉर्मूला हो गया, I का। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के करंट डेंसिटी, मोबिलिटी और I का फॉर्मूला, इस पर जानते हैं 35 क्वेश्चन हो गया। इतने पर आप चाहे तो 35 क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से, ठीक है? तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसके बाद इसका लिमिटेशन, उसके बाद रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल, और फिर आपसे उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी वगैरह वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए।